अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट रैंडमली मूव करता है तो ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल चेंज कर देगा, क्योंकि प्राइस कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता। प्राइस को हमेशा याद रहता है कि कौन से लेवल्स पे उसने रिएक्ट किया था, और उन लेवल्स को कहते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मान के चलो कि ये प्राइस एक्शन का बेस है। कभी प्राइस ऊपर जाके रुकता है तो कभी प्राइस नीचे आके रुकता है, और यही लेवल्स जहां पे प्राइस रुक रहा है, स्लो हो रहा है या फिर बाउंस बैक हो रहा है, ये है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हाय एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित दीक्षित और फिनग्रैड के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज, और ये उस सीरीज का सबसे पहला वीडियो है। यहां पे हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, जिसको हम सिंपलिसिटी से समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है सपोर्ट, कब फॉर्म होता है, कैसे इसके ऊपर हमें ट्रेड करना चाहिए, चार्ट में कैसे इसको रीड करना है। क्योंकि अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पता तो ट्रेडिंग करना ऑन चार्ट्स वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो विद दिस शुरू करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सही से समझना। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, फिर धीरे धीरे चार्ट्स की तरफ भी चलेंगे। मान लेते हैं आप एक रूम में बैठे हुए हो, आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी अगर मैं इस कैप को पकड़ता हूं तो मान लेते हैं आपके हाथ में इस तरह की एक बॉल है। अगर आप उसको ऊपर से ड्रॉप करोगे तो वो नीचे जाके रुक जाएगी, राइट? और अगर आप इसको ऊपर फेंकते हो तो भी लौट के आपके पास आएगा। नॉर्मल भाषा में इसको ग्रेविटी कहते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमने इसको ड्रॉप किया तो ये नीचे जाके रुक गई। और ये कहां पे रुकी होगी? अगर आप टेबल पे कर रहे हैं तो वो टेबल के ऊपर, और अगर आपने इसको ऊपर फेंका है तो ये एक सर्टेन लेवल पे जाके वहां से नीचे आ गई। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट की भाषा में इसको बोलें तो जब ये नीचे जाके होल्ड हो रही है उस लेवल को हम कहेंगे सपोर्ट, और जब ये हवा में जाके रुक के वापस आ रहा है उस लेवल को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो प्राइस भी कुछ इसी तरह से मूव करता है। पहले वो नीचे से ऊपर आया, राइट? पहले वो नीचे से ऊपर आया, अपने एक लेवल पे उसने अपने आप को होल्ड किया, करेक्ट? और वहां से वो नीचे आया, राइट? तो अभी आपने क्या देखा, नीचे से प्राइस ऊपर गया था, अब वो वापस नीचे बाउंस बैक कर चुका है, और जिस लेवल से उसने अपने आप को शुरू किया था वहीं पे वो वापस आके रुक गया, राइट? और फिर वहीं से वो बाउंस बैक होके वापस ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है और फिर से ऊपर जाता है। देखिए, अभी आप कहोगे कि जरूरी नहीं है ना कि प्राइस एक ही लेवल पे आके रुके। यस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत तरह के होते हैं। ये एक लीनियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल हम देख रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंडिंग मार्केट में भी बनता है, फॉलिंग मार्केट में भी बनता है। वो सारे डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं और डायनेमिक सपोर्ट की तरह भी काम करते हैं। ये भी हम आगे इस सीरीज में समझेंगे। लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पे जो अभी हमने देखा, तो प्राइस जहां पे भी जाके रुक रहा है, नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्पॉट जहां से प्राइस रिवर्स करके नीचे गिर रहा है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, राइट? और यहां से जहां से प्राइस ने अपनी जर्नी शुरू करी थी, फिर वापस आके बाउंस बैक किया था, फिर से यहां ऊपर गया था और फिर से यहां से बाउंस बैक करके वापस ऊपर गया था, तो इस नीचे के लेवल को कहते हैं हम सपोर्ट, राइट? तो अभी हमको थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझ में आ गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन पे चलें अब और समझने की कोशिश करें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सपोर्ट इज अ प्राइस जोन वेयर बाइंग प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग। देखिए, सपोर्ट जोन को आपने डिमांड जोन के नाम से भी सुना होगा कि सपोर्ट हमारा क्या होता है। सपोर्ट वो एरिया है जहां पे बायर्स इंटरेस्टेड है अपनी पोजीशन बनाने के लिए, और इस एरिया को बाइंग जोन भी कहा जाता है या डिमांड जोन भी कहा जाता है। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि इस लेवल के नीचे सेलर्स अपनी पोजीशन सेल ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, वापस बायर एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, जहां से हमारे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं वो हो गया हमारा सपोर्ट जोन। ठीक है, डिमांड ओवरकम सप्लाई, यहां पे हमारा सप्लाई से ज्यादा डिमांड है, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं अपना एंट्री बनाने का। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज आपने एक प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में उस प्रॉपर्टी का प्राइस 50 लाख रुपए है और मार्केट में ये हवा है कि 50 लाख रुपए इज द बेस्ट प्राइस टू बाय दैट प्रॉपर्टी। तो यहां पे आप क्या करोगे? क्योंकि पूरे मार्केट के हिसाब से आपको लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट प्राइस टू बाय दैट, आप उन 50 लाख रुपए में उस प्रॉपर्टी को बाय करने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहां से इस प्रॉपर्टी का प्राइस एलिवेट हो सकता है। जब ज्यादा बायर्स आ जाएंगे, जब
डिमांड होगी उस जगह की, तो धीरे धीरे उस प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ना शुरू होगा टाइम के साथ। यही होता है आपका सपोर्ट, राइट। जैसे आप नीचे पे ऑफ में देख रहे हो, एक छोटा सा डायग्राम है। बार बार क्या हो रहा है, प्राइस एक लेवल पे जाके होल्ड हो रहा है और यहीं से बाउंस बैक कर रहा है, राइट, यहीं से बाउंस बैक कर रहा है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, यही हमने पहले समझा था। तो ये उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का बेस्ट प्राइस है बाय करने के लिए। क्या समझ में आया हमको सपोर्ट से, कि जितनी बार भी प्राइस एक लेवल पे जाके रीटेस्ट करता है और वहां से बाउंस बैक करता है, उस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा होता है और वापस ऊपर चला जाता है, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसका जस्ट वाइस वर्सा होता है। हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि प्राइस बार बार एक लेवल पे आके रीटेस्ट होके गिर रहा है, बार बार एक लेवल पे आके रीटेस्ट होके गिर रहा है। और इस जोन को हम कहते हैं सप्लाई जोन, इस जोन को हम कहते हैं सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां पे सेलर्स प्रोमिनेंट होते हैं ओवर द बायर्स, जहां पे सेलर्स अपनी पोजीशंस बना रहे होते हैं। ठीक है, सेलर्स की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है, सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बायर्स फेल टू पुश द प्राइस हायर। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी हमने बात करी थी, रियल एस्टेट के एग्जांपल लिया था, उसी तरह से समझो। सपोज आपको कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की मिल रही है और लोग आपसे कह रहे हैं कि यार दिस इज द मैक्स प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, मान लेते हैं अभी वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ के आसपास है, राइट। अब वो क्या करेगा, जब उसे पता चला कि दिस इज द बेस्ट प्राइस दैट ही कैन एवर गेट ऑन दैट प्रॉपर्टी, तो अब वहां पे वो प्रॉफिट बुकिंग करने का ट्राई करेगा, उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बायर फेल्स टू पुश द प्राइस हायर, तो वो प्राइस हाई यहां से नहीं बढ़ेगा। सप्लाई ओवरकम्स द डिमांड, यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगी, यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करना कि सपोज देयर इज अ लिफ्ट, वो बॉटम पे थी, तो यहां अब लोग उस पर चढ़ रहे हैं, अब लोग उस पर चढ़ रहे हैं उनको ऊपर जाने के लिए, राइट। तो लिफ्ट से वो प्राइस ऊपर गया, मतलब लोग ऊपर गए। नाउ अब जब उनकी फाइनल डेस्टिनेशन आ गई, अब वो टॉप फ्लोर पे पहुंच गए हैं, अब वो अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑफिसेस में जा रहे हैं और लिफ्ट का काम खत्म। अब वहां पे लिफ्ट की जरूरत उनको नहीं है, इससे ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की जरूरत उनको नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो टॉप फ्लोर पे आ गए। तो अब यहां से प्राइस वापस जाने लगेगा, एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल था। आगे What happens when support or resistance is broken? अब देखो क्या होता है, when the price breaks through the support or resistance, it often signals a significant change in the market sentiment, right? देखो क्या होता है कि जब भी आपका रेजिस्टेंस टूटता है या आपका सपोर्ट टूटता है, तो इस जोन के बाद मान लेते हैं प्राइस ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अब वो फर्दर ऊपर निकल गया, इस कंडीशन को कहते हैं ब्रेकआउट, इस कंडीशन को कहते हैं ब्रेकआउट। लेकिन वो कहां तक जाएगा, एक लेवल पे जाके वो वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। जब सप्लाई बढ़ना शुरू होगी, प्राइस वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, और जो अभी का करंट रेजिस्टेंस है वो तब सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी, कि जब आपका कोई सपोर्ट था, प्राइस उसके नीचे गया एंड वापस से रीटेस्ट किया, और सेम लेवल जब आपका रेजिस्टेंस बन गया, तो ये भी कहा जाएगा चेंज इन पोलैरिटी, कि आपका सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है, रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, when support is broken it can lead to a further price decline as it signals a shift in control from buyers to sellers. Traders may look टू गो शॉर्ट। अब समझिए, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल समझा था, यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे आप देख रहे हो कि सपोर्ट तो यहां पे था, राइट। मार्केट ने यहां पे 3 बार टेस्ट किया और वापस बाउंस बैक किया, राइट, वापस बाउंस बैक किया, लेकिन यहां पे मार्केट इसको फेवर नहीं कर पाया और यहां पे आपको एक फॉल देखने को मिला। वाई? बिकॉज जहां पे डिमांड थी वो टेस्ट हो चुका है, वो लेवल टूट चुका है। नाउ बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ पोजीशन ओवर देयर, तो प्राइस और नीचे जाएगा। आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है, राइट, लेकिन अब आपसे बोल दिया गया कि 50 लाख भी उससे ऊपर का प्राइस है, प्राइस और नीचे गिरेगा तब खरीदना। तो बायर्स तो इंटरेस्टेड है नहीं, तो सेलर क्या करेगा, सेलर उस घर को या उस प्रॉपर्टी को सेल करेगा थोड़े कम रेट में, 49 लाख में भी करने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट 45 लाख रुपीस तक वो डिमांड कर सकता है, ताकि जो उसने इन्वेस्टमेंट करी थी वो तो उसको मिल जाए, एटलीस्ट कुछ तो उसको फेयर वैल्यू मिल जाए उसकी। एग्जैक्टली होता है ऐसा ही मार्केट्स में, जब हमारा कोई सपोर्ट मेजर लेवल टूटता है, वो
मार्केट को और नीचे की तरफ लेके जाता है। और नीचे से मतलब है जो पुराने सपोर्ट लेवल्स है मार्केट वहां पे जाके होल्ड करता है, क्योंकि मार्केट में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होता है इंपल्सिव मूव और एक होता है कंसोलिडेटिंग मूव या फिर करेक्टिव मूव। तो कहीं ना कहीं जाके तो वो प्राइस रुकता ही रुकता है। और अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, व्हेन रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट कैन लीड द प्राइस टू रैली। अगर प्राइस बढ़ रहा है और हमारा सप्लाई जोन से ज्यादा बायर्स एक्टिव हैं तो प्राइस बढ़ता चला जाता है। इसकी कोई लिमिट नहीं कि प्राइस कहां तक बढ़ सकता है। सिग्नलिंग दैट बायर्स हैव टेकन द कंट्रोल, दिस इज अ बुलिश साइन कि अब मार्केट बुलिश हो चुका है। ठीक है, अब मार्केट बुलिश हो चुका है। ट्रेडर्स में लुक टू गो लॉन्ग। जब सपोर्ट टूट रहा था तो मार्केट का ट्रेंड बेयरिश हो रहा था। अब जब रेजिस्टेंस टूट रहा है तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। और जब मार्केट एक रेंज में चल रहा है उस फेज को हम कहते हैं कंसोलिडेशन का फेज। तो अगर आपको लॉन्ग में एंट्री बनानी है तो रेजिस्टेंस टूटने का वेट करना है और तब आपको लॉन्ग पे एंट्री बनानी है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप सपोर्ट टूटने का वेट करेंगे। और अगर आपको एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप नॉन डायरेक्शनली ट्रेड करोगे। बट नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग सिर्फ ऑप्शन में होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि हमने सपोर्ट की बात कर ली, रेजिस्टेंस की बात कर ली, वो दिखते कैसे हैं अभी हम चार्ट पे देख लेंगे, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। लेकिन कितने तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जब मार्केट एक रेंज में चल रहा होता है, जब मार्केट एक रेंज में चल रहा होता है तो आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा। फॉर्म्ड बाय प्रीवियस हाइज एंड लोज, राइट। मोस्ट विजिबल एंड रिलायबल, ये सबसे ज्यादा विजिबल और रिलायबल तरह की ट्रेडिंग सेटअप्स माने जाते हैं। अगर अब हम बात करें सेकंड तरह के होते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड होते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। डायनेमिक का मतलब क्या है कि एक ही सपोर्ट लेवल पे काम नहीं करता है मार्केट, धीरे धीरे जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है, राइट, जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है तो वो क्या करता है, एक लो बनाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर वहां पे रुकता है, एक हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक हायर लो बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक हायर हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक हायर लो बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर हायर हाई बनाता है। जब इस तरह से मार्केट ट्रेंड कर रहा होता है तब भी मार्केट मल्टीपल सपोर्ट्स लेता है, राइट, और मल्टीपल जगह रेजिस्टेंस लेता है। इनको कहते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसको निकाला कैसे जाता है या फिर रीड कैसे किया जाता है, तो आप हेल्प लेते हैं मूविंग एवरेजेस की, वी वैप्स की, सुपर ट्रेंड्स की या फिर ट्रेंड लाइन की, राइट। दीज आर द टूल्स जिसकी हेल्प से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म करते हो। एक चीज याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिनिमम 2 पॉइंट से बनता है। जब हमको मिनिमम 2 पॉइंट मिलते हैं सेम रेंज पे तब जाके वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। लेकिन जब सिंगल पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म होता है तब हमको मिलता है एक ट्रेंडिंग मार्केट, चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश। और इसको मेजर करते हैं हम मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन और वी वैप से। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक ही रेजिस्टेंस है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक ही लो है, फिर धीरे धीरे लो आपका ऊपर बढ़ रहा है, धीरे धीरे लो आपका ऊपर बढ़ रहा है। और इसको हम कहेंगे सिंगल पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंडिंग। अभी अगर आप इसको रीड करो, अगर आप थोड़ा हौच पौच हो गया है बट समझने की कोशिश करना, अगर आप इस हाई और लो को मैच कर रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्राइसेस मैच कर रही होंगे, उनकी डॉट्स मैच कर रही होंगी, तो ये सपोर्ट फॉर्म करते हुए चल रहे हैं और ये हम ट्रेंड लाइन से मेजर करेंगे। चिंता मत करिएगा, अभी आगे चार्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अभी हमने निफ्टी का चार्ट लिया है, यहाँ पे हमने अभी निफ्टी का चार्ट लिया है और हम देख रहे हैं मार्च 2024 और अप्रैल जून का टाइम। देखिए अभी हम कंप्लायंसेस की वजह से ऑब्वियसली हम रीसेंट के चार्ट्स नहीं प्रैक्टिस कर सकते, तो आप समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे एक ये आपका रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ और सेम लेवल पे आपका एक और रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ। इसको अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम क्या देख रहे हैं
कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बन रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बन रही है और प्राइस सेम लेवल से रीटेस्ट होके बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम डाउन साइड पे देखते हैं तो डाउन साइड पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइस बार बार एक ही जगह पे रीटेस्ट हो रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम इसको भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करें तो हम क्या देख रहे हैं कि एक हमें सपोर्ट यहां पे भी देखने को मिल रहा है। अप साइड के लिए अगर हम देखते हैं तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया और अगर डाउन साइड के लिए देखते हैं तो ये हमारा सपोर्ट बन गया। एक गलती लोग अक्सर करते हैं, एक गलती बिगिनर्स स्पेशली करते हैं कि वो एक नॉर्मल सिंगल लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी वो सपोर्ट की बात करते हैं तो वो एक सिंगल लाइन बनाते हैं, बल्कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एक लाइन से फॉर्म नहीं होता, उसको बेस्ट डिनोट करा जाता है एक जोन बना के। ठीक है, उसको बेस्ट डिनोट किया जाता है एक जोन बना के। मान लेते हैं हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि एक लाइन से बन गया, लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, अगर हम प्राइस मैच कराने की यहाँ पे बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया गया है, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया गया है। सेम आपका यहाँ पे भी सेलर्स को ट्रैप किया गया है। यहाँ पे हमारी इस कैंडल की विक नीचे निकली हुई है हमारे प्रीवियस कैंडल के हिसाब से। आपको जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो आप कभी भी सिंगल लाइन ना लेते हुए एक जोन बनाते हुए चलेंगे। आप एक जोन बनाते हुए चलेंगे और वो जोन डिटरमाइन करेगा आपकी एक डिमांड जोन को। ठीक है, और सेम अप साइड के लिए भी आप एक जोन बना के अपने रेजिस्टेंस को फॉर्म करोगे और वो जोन बनेगा आपका सप्लाई जोन। कभी भी सिंगल स्पॉट में अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ मत करना, क्योंकि आपका रिवर्सल एग्जैक्ट शार्प लाइन से नहीं होता, एक जोन से होता है। बिकॉज इंस्टीट्यूशंस जब भी ट्रेड करती हैं वो एक जोन फॉर्म करके ट्रेड करती हैं। कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं होता है जहां पे वो अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगाते हैं। जब भी आप किसी भी स्पेसिफिक प्राइस पे अपनी एंट्री या अपना एसएल लगाते हो, सपोज यहाँ पे आपने अपना एसएल लगाया सोच के कि ये आपने अगर यहाँ पे बाइंग करी, यहीं पे आप एसएल लगाओगे तो क्या देखोगे कि कई बार प्राइस उसके नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है। ये जो शार्प लाइन है ना, प्राइस उसके नीचे बार बार क्लोज कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? स्मार्ट मनी में इसको कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, ये जो आपका जोन है ये आपका लिक्विड जोन होता है, ये आपका लिक्विडिटी जोन होता है और यहीं पे सारे एसएल हंट होते हैं। तो अगर आपको किसी को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानना है तो आप अगर किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से एंट्री ले रहे हैं तो एक जोन से आप एंट्री बना के चलिए और उस जोन के नीचे अपने एसएल्स या फिर टारगेट्स को प्लान करिए। दूसरी चीज, हम यहाँ पे अभी बहुत ही ज्यादा डिटेल में डाइव इन नहीं करेंगे, धीरे धीरे आगे चलेंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पे एसएल का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अभी तक हमको क्या समझ में आया कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या होता है, डायनेमिक सपोर्ट क्या होता है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे देयर आर फ्यू साइकोलॉजिकल लेवल्स, जैसे 20,000, 30,000, 40,000, 10,000, ये वो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं जहां पे मार्केट आके एक बार जरूर रुकेगा। ठीक है, और इनको आप बहुत ही ज्यादा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो। और साइकोलॉजिकल में फिर होते हैं हाफ लेवल्स, जैसे 25,500, 24,500। ठीक है, जैसे अगर हम चार्ट में वापस चलते हैं, यहां पे हम देख रहे हैं निफ्टी के चार्ट में 24,000 के लेवल्स। अगर आप यहां पे देखो तो मार्केट 24,000 के यहां पे लेवल्स पे है, मार्केट यहां 24,000 के लेवल्स पे है। राइट, हमने क्या समझा, साइकोलॉजिकल नंबर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो क्या लगता है कि प्राइस यहां पे दोबारा आएगा? ठीक है, चलो आगे चल के देखते हैं। तो ये देखो, प्राइस ने यहां पे फिर से आके सपोर्ट लिया और प्राइस ने काफी टाइम तक यहां पे सपोर्ट लिया। फिर क्या किया, इसी सपोर्ट को इसने रेजिस्टेंस बना दिया। क्या हुआ था, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फिर यहां पे कंसोलिडेशन हुआ, इस लेवल पे ब्रेक डाउन हुआ और इसने वापस रीटेस्ट किया। अब ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। और फिर क्या हुआ, प्राइस चला गया इसके नीचे और अब क्योंकि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे चेंज इन पोलैरिटी। ठीक है, यही होता है चेंज इन
पोलैरिटी। अब देखते हैं क्या प्राइस यहाँ पे वापस आया होगा और इसने वापस यहाँ पे होल्ड किया होगा। तो ये देखो फिर से सेम लेवल्स पे आके 24,000 के लेवल पे आके फिर से प्राइस रीटेस्ट हुआ और नीचे गिरा। ठीक है, नीचे फिर से गिरा। अब इससे आगे नहीं चलेंगे, सेबी की गाइडलाइन है, राइट। तो ये हमें समझ में आया कि 24,000 ने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम किया, फिर रेजिस्टेंस का काम किया, 3 बार सपोर्ट और 2 बार रेजिस्टेंस का काम किया, तीसरी बार वहां पे ब्रेकआउट हो गया था। तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट या फिर हाफ नंबर जैसे 25,500 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अकेले ट्रेड मत करिएगा। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि किस तरह से हमको अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड ऑन करनी चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बेस बना के आने वाले वीडियोस में, तो वो भी आपको वहां पे मैं क्लियर करूंगा। हमने हॉरिजॉन्टल लेवल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करी थी अभी, और हमने समझा था सिंगल पॉइंट या फिर डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है वो कैसा दिखता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे देखो मार्केट ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एक हाई से, मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक लो बनाया और फिर मार्केट ने एक हाई बनाया। ठीक है, तो अब यहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम इन हाइस को मिलाते हैं, अगर हम इन हाइस को मिलाते हैं, ठीक है, अगर हम इन हाइस को मिला रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे जोन है जहां पे प्राइस टच हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस है, ये हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस है। या और इसको हमने कैसे फाइंड आउट किया, ट्रेंड लाइन की हेल्प से। इसको हमने कैसे फाइंड आउट किया, ट्रेंड लाइन की हेल्प से। अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस बार बार एक लेवल पे जाके मैच हो रहा है, ये बार बार एक जगह पे जाके मैच हो रहा है, मतलब कि हर बॉटम कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन पे टेस्ट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा डायनेमिक सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा डायनेमिक सपोर्ट। तो थ्योरेटिकली हमें क्या समझ में आता है कि प्राइस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं, हम ट्रेंडिंग या फिर फॉलिंग मार्केट में भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग या फिर फॉलिंग मार्केट में भी ढूंढ सकते हैं। ये हो गया था हमारा हॉरिजॉन्टल और ये हो गया था हमारा फॉलिंग मार्केट में। अगर हम और इसमें थोड़ा सा देखना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पे भी आपको एक क्लियर ट्रेंड लाइन दिख रही है और जब प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमको देखने को मिलता है या फिर चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी सारी चीजें हो गई। अब आइए एक बार देख लेते हैं कि अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है तो हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट हमने खोला हुआ है और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है और लाइकवाइज हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी एक जोन देखने को मिल रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, बार बार अपना सपोर्ट से रीटेस्ट होके ऊपर जा रहा है, एक लेवल पे टेस्ट होके वापस नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर एक बार गैप डाउन हुआ। तो आपको यहां पे अपनी ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए थी, आपको यहां पे अपने ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, इस दिन की कैंडल के क्लोजर पे आपको एंट्री लेनी चाहिए थी और जैसे हमने कहा था ये जो जोन होता है इसके आसपास लिक्विडिटी होती है, तो इससे थोड़ा ऊपर आप अपना एसएल प्लेस कर सकते हो। जैसे कि एक चीज और मैंने कही कि कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अकेले ट्रेड मत करना, लेकिन हम अभी सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया होगा, आपने एक अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी जिसमें आपका एसएल अपने पुराने दिन की कैंडल के हाई के ऊपर लगाओगे और आरआर कम से कम 1:2 का आपको रखना ही रखना है, कम से कम 1:2 का आपको आरआर रखना है। कोई बात नहीं, यहां पे आपका एसएल हिट हो गया होगा, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया होगा। अगर कोई और पैरामीटर्स हमने देखे होते तो शायद हमारे एसएल्स यहाँ पे हिट ना हुए होते, बट स्टिल कोई बात नहीं, अभी सिर्फ समझने की बात है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना एक एसएल दे दिया होता, लेकिन एक चीज और क्या देखी कि वापस ही अपने कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस कंसोलिडेशन जोन में आप अपनी एंट्री
फिर से बनाओगे। जब आपने देखा कि प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ गया है, तो अगर यहां पे आपको अपनी एंट्री कहां तक के लिए बनानी है, आपको बनानी है अपने वापस उस रेजिस्टेंस लेवल तक। आपको वापस उस रेजिस्टेंस लेवल तक अपनी एंट्री बनानी है। अब क्या किया प्राइस ने, उस रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, राइट। अब अगर हमको फिर से शॉर्ट करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे है, ये एक सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा था, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे। और ये कोई छोटे मोटे पॉइंट्स नहीं है, ये कोई छोटे मोटे पॉइंट्स नहीं है। आप देख रहे हो 500 पॉइंट्स, 1% से ज्यादा का मूव आप यहाँ पे कैप्चर कर रहे हो, राइट। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, फिर से रेजिस्टेंस जोन से सपोर्ट जोन तक आपने 650 पॉइंट की आपने यहाँ पे रैली कैप्चर करी है, राइट। जब भी सपोर्ट पे मार्केट आ रहा है, आप रेजिस्टेंस की तरफ का एक ट्रेड ले सकते हो, रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है तो आप सपोर्ट की तरफ भी ट्रेड ले सकते हो। फिर जब ब्रेकआउट होता है, स्पेसिफिकली जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो आप ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग पे, ठीक है, आप ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री बना सकते हो, राइट। अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाओगे, अगर आप ब्रेकआउट पे अपनी एंट्री बनाओगे, तो आप अपना एसएल रखोगे अपने लिक्विडिटी जोन से थोड़ा ऊपर। और यहाँ पे अगर आप 1:2 का भी आरआर रखते तो आपको बहुत आसानी से अचीव हो जाता, और कितनी अच्छी रैली आप यहाँ पे कैप्चर कर पाते। अगर आपने एंट्री ली होती, आप यहाँ पे 1500 प्लस पॉइंट्स की रैली कैप्चर कर सकते थे। तो जोन के अंदर अगर हमको एंट्री लेनी है, तो हम सपोर्ट से अपनी एंट्री लेंगे बाइंग की तरफ, और रेजिस्टेंस से अपनी एंट्री लेंगे सपोर्ट की तरफ। और एसएल हमारा क्या होगा, जो हमारा लिक्विडिटी जोन है, जो हमारा डिमांड और सप्लाई जोन है, उससे बाहर। केवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर जब भी आप ट्रेड करते हो, तो गलत होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसलिए हम बहुत सारे पैरामीटर्स ऐड करते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वॉल्यूम, कि अगर हमारा मार्केट में कोई मूव आ रहा है, वो मूव को सपोर्ट कौन करेगा, वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम नहीं है, तो हम किसी भी तरह की एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं है, तो फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन्स में आप हमेशा ट्रैप हो जाओगे, आपके एसएल हमेशा हंट होंगे। तो और वॉल्यूम की बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फिनग्रैड एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना। इस पूरी लर्निंग सीरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब सीधे मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पे हम बात करेंगे वॉल्यूम ट्रेडिंग के ऊपर। इस वीडियो में आपने जो भी सीखा है, उसे आपको अपने चार्ट्स पे मार्क करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स योर ट्रेड्स परफेक्ट।